लॉकडाउन 4.0 में ई कॉमर्स कंपनियों को मिली रेड जोन में सभी सामान बेचने की छूट। आज से शुरू होंगी डिलीवरी। लॉकडाउन पार्ट 4.0 शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन कई अहम चीज़ों पर रोक हटा दी गई है। जिन चीज़ों पर से रोक हटा दी गई है उस लिस्ट में ई कॉमर्स कंपनियों का नाम भी शामिल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, स्नैपडील को राहत मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट रेड जोन में भी डिलीवरी करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन 3.0 में ई कॉमर्स कंपनियां केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि को डिलीवरी कर पा रहे हैं। सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें। मॉडर्ना इंक ने दावा किया है, बन गई कोरोना की पहली वैक्सीन, ह्यूमन ट्रायल में रही सफल। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों के एक्सपर्ट टीके की तलाश में हैं। इसी बीच मॉडर्ना इंक ने दावा किया है कि उसका पहला ट्रायल सफल हुआ है। इसकी वैक्सीन के जरिए शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं जो वायरस के हमले को काफ़ी कमज़ोर बना देती हैं। हालांकि ये पहला ट्रायल होने के कारण छोटे ग्रुप पर किया गया है, लेकिन तब भी डर के इस माहौल में ये पहली बड़ी खबर मानी जा रही है। 100 परिवारों को 1 महीने का राशन और 3000 लोगों को मास्क बांट चुका है दिव्यांग भिखारी। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान पूरे देश से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सक्षम लोगों की खूब मदद कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के पठानकोट में एक दिव्यांग भिखारी ऐसा है जो अब तक 100 लोगों को 1 महीने का राशन बांट चुका है। इतना ही नहीं, 3000 लोगों को मास्क भी दे चुके हैं। वो भीख मांगकर अपने पास सिर्फ उतना रखते हैं जितने में उनका गुजारा है, बाकी सब वो दूसरे लोगों में बांट देते हैं। यूपी में खुलेंगी मिठाई, रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकानें, लेकिन मिठाई वहीं बैठकर खाने की इजाज़त नहीं। यूपी में अब मिठाई की दुकान खुल सकेंगे, हालांकि किसी को भी दुकान में बैठकर कुछ खाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई खरीद कर घर लाना होगा। इसी तरह रेस्टोरेंट खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यहाँ भी शर्त यही है कि खाने की सिर्फ होम डिलीवरी होगी। इसके अलावा सरकार ने 12 घर खोलने की भी छूट दी है। किसी भी शादी समारोह में 20 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगी है। सरकार ने खुले स्थानों पर पटरी के दुकानदारों को भी दुकान लगाने की इजाज़त दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप की WHO को धमकी, 30 दिन में सुधर जाओ नहीं तो हमेशा के लिए रोक देंगे पैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगले 30 दिनों में अपने अंदर वास्तविक सुधार का वादा नहीं किया तो अमेरिका WHO की फंडिंग से हमेशा के लिए हट जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर आपके संगठन की बार बार गलती की सज़ा पूरी दुनिया भुगत रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो WHO की सदस्यता से हटने पर विचार करेंगे। ट्रंप ने अपने पत्र में कहा, यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आपके संगठन और आपने बार बार गलत कदम उठाए जो पूरी दुनिया को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। WHO के आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि वो चीन से अपनी स्वतंत्रता को साबित करे। मेरे प्रशासन ने आपसे पहले ही इस वैश्विक संस्था में सुधार के लिए बातचीत शुरू की थी। चीन की शह पर नेपाल की हिमाकत, भारत के इलाकों पर दिखाया अपना कब्जा। ऐसा लगता है जैसे नेपाल ने चीन के इशारों पर काम करना शुरू कर दिया है। पड़ोसी देश अपना नया मैप तैयार करने जा रहा है जिसमें कम से कम 3 इलाके ऐसे होंगे जो भारतीय सीमा में आते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के दौरान इस मैप को मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी नेपाल में हैं, जबकि ये इलाके भारत में आते हैं। क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। बिहार में प्रवासी बिहारी श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर पर 14 दिन बिताने हैं। ऐसे में सुबह से लेकर देर शाम तक उनको व्यस्त रखना जरूरी है। कई क्वारंटीन सेंटर पर सुबह योगा होता है, वहीं कई सेंटर पर गाने बजाने का कार्यक्रम रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों की हौसला अफजाई को लेकर पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर खुसरूपुर के एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। बिहार के कुछ क्वारंटीन सेंटर में अधिकारियों के निर्देश पर योगा, खेल कूद के साथ साथ गीत संगीत के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।
जो इन प्रवासी मजदूरों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यूपी में दोगुनी श्रमिक स्पेशल, बिहार के लिए रोज़ 50 ट्रेनें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इस बीच यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए एक गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बढ़ा दी हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बीच अब तक 18 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए लाया जा चुका है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को दोगुनी करने की मंजूरी दी है। साथ ही बिहार ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रोजाना ऐसी 50 ट्रेनों के संचालन की इजाज़त दी है। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 1400 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 18.5 लाख फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों और पर्यटकों को लाया जा चुका है। लार से गेंद नहीं चमका पाएंगे क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय मैचों से गायब हो सकते हैं दूसरे देशों के एम्पायर। काउंसिल की समिति ने कोरोना वायरस से उत्पन्न जोखिमों को कम करने और खिलाड़ियों और मैच के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नियम में बदलाव की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर मुहर लगने के लिए जून की शुरुआत में इसे आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति के समर्पित किया जाएगा। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए। समिति ने चिकित्सीय सलाह पर भी चर्चा की। इसमें कहा गया था यदि गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे कोरोना वायरस के संक्रमण की ज़्यादा आशंका नहीं है। ऐसे में पसीने से गेंद को चमकाने पर बैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समिति ने कहा कि घरेलू एम्पायरों को देखते हुए हर टीम को एक अतिरिक्त DRS रिव्यू मिलना चाहिए। इस बैठक के दौरान अनिल कुंबले ने कहा, हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। समिति ने जो सिफारिशें की हैं वे अंतरिम उपाय हैं। इससे हम सुरक्षित तरीके से क्रिकेट को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये हमारे खेल और उससे जुड़े लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे।